लिया है और मैंने हर दौर देखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप लोन लेते हैं एक अच्छे इंटेंशन से लेते हैं और आप नहीं चुका पाते, उसके बाद जो बैंक का, जो एनबीएफसीज का, जो रिकवरी एजेंट्स का रवैया आपके साथ होता है से लेकर सेटलमेंट। दोस्तों, मेरे एक भाई का प्रश्न था चैनल में, उन्होंने कमेंट किया था, सर सेटलमेंट के ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो आज बहुत एक अवेटेड एपिसोड होगा जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि गाइज मैं किताबी बातें बताता नहीं हूँ। मेरा अभी भी कुछ लोन पेंडिंग में चल रहा है, कुछ को मैंने सेटल कर लिया है और मैंने हर दौर देखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप लोन लेते हैं एक अच्छे इंटेंशन से लेते हैं और आप नहीं चुका पाते, उसके बाद जो बैंक का, जो एनबीएफसीज का, जो रिकवरी एजेंट्स का रवैया आपके साथ होता है से लेकर सेटलमेंट तक का ऑफर का स्टोरी आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। थोड़ा हो सके तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस रख के वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही लोन्स और बैंकिंग रिलेटेड सारा A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब। और आप लोगों ने ऑलरेडी 200 सब्सक्राइबर पूरा करवा दिया है। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं था, महीने भर से मैं वीडियो डाल रहा हूँ और इतनी जल्दी इतना प्यार मिलेगा मेरे को सच में उम्मीद नहीं था। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। सो लोन सेटलमेंट गई, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मैं विलफुल डिफॉल्टर्स को सपोर्ट नहीं करता। अगर पैसे हैं आप चुका दीजिए, इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं गाइस, उससे आपका सिविल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। सिविल आप मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए तो आप भूल ही जाइए कि इसके बाद आपको कोई बैंक या एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन देने वाली है। तो गाइस मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आदमी जब फाइनेंशियल बुरे दौर से गुजरता है, उसका काम नहीं चल रहा, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, तभी वो ऐसा एक डिसीजन लेता है। जब टॉर्चर या कर्ज का बोझ तले आदमी एकदम दब चुका होता है, तभी इतना एक बोल्ड डिसीजन। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उस किसी को भोगना पड़ेगा तो उसी को भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब आने वाले दिनों में अगर परिस्थिति खराब आता है तो वो बैंक या एनबीएफसी को अप्रोच करके कभी लोन नहीं मांग सकता। सो गाइस सेटलमेंट की अब बात करेंगे। देखिए गाइस, जैसे ही आपका अकाउंट 90 दिन हो जाता है, लाइक वो एनपीए में चला जाता है, जब आप पहला किस्त बाउंस करते हैं, उसके बाद 2 महीने का किस्त यानी 60 डेज डीपीडी आपका हो जाता है, यानी डेज पास ड्यू भी बोलते हैं कि 60 डेज अपने किस्त नहीं भरा, और उसके बाद 90 दिन जब हो जाता है तो आप एलिजिबल एक्चुअली होने लगते हैं सेटलमेंट के लिए। लेकिन बैंक और एनबीएफसी आपका जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ती गाइस। उसके लिए आपको अपना लीगल राइट्स पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा सो ना सिर्फ आप अपना लोन इजीली सेटल करवा पाएंगे, जल्द से जल्द सेटल करवा पाएंगे, प्लस एक अच्छा डिस्काउंट के साथ सेटल करवा पाएंगे गाइस। लाइक 75%, 80% तक आप डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप नॉलेज रखते हैं। तो नॉलेज कौन कौन सा नॉलेज गाइस, की रिकवरी एजेंसी से किस तरह से बात करना चाहिए, क्या स्टेप रिकवरी एजेंट्स ले सकते हैं, क्या क्या केसेस बैंक आपके ऊपर कर सकती है। लाइक मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बैंक के पास राइट्स होते हैं, केसेस वगैरह वो आपके ऊपर जरूर लगा सकते हैं। लाइक एनआई एक्ट के अंतर्गत यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 138 चेक बाउंस का केस, या हो जाए ईसीएस मैंडेट जो बाउंस होता है, जो हम लोग बैंक को ऑटो मैंडेट की, हम लोग के बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कितने तारीख को जो हम लोग मैंडेट दे देते हैं बैंक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सो उसका केस जिसको ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 के अंतर्गत भी किया जा सकता है। जब भी आप ये सारा दौर से निकल जाएंगे गाइस, अगर बैंक चाहे तो बैंक आपके ऊपर केस कर सकती है, लेकिन जनरली 20 लाख, अगर सिंगल बैंक कोई भी एक बैंक से अगर आपने 20 लाख रुपए से नीचे का लोन अमाउंट लिया है या 20 लाख तक लिया है, तो आपके ऊपर ये केस वगैरह में बैंक नहीं जाते, बिकॉज उनका भी काफी खर्चा। अभी आप समझिएगा, इस बैंक अगर आपके ऊपर केस करेगा तो सबसे पहले तो बेल हो जाता है, सेम डे बेल का प्रोविडेंस है 138 केस पे। उसके बाद लोअर कोर्ट से अगर आप चाहे तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर ये केस लंबा आपको खींचना ही है तो 10-15 साल लग जाएंगे गाइस। अभी इतना दिन बैंक के अकाउंट पे अगर एनपीए पड़ा रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब उस अकाउंट को बोलते हैं जो बैंक की नजरों पे अभी पैसा डूब चुका है, उसके बाद तो मतलब राइट ऑफ ही हो जाता है केस। राइट ऑफ मतलब बैंक अपने अकाउंट से परमानेंटली आपका नाम डिलीट कर देती है, लेकिन रिकवरी प्रोसेस वो जारी रखती है। सो
बैंक को जब पता चल जाता है गाइस कि आपके पास पूरा नॉलेज है, आपके पास बैंकिंग सिस्टम को समझ है आपका, और साथ में आप लीगल क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी जानते हैं, तो बैंक के केस वगैरह पे नहीं जाके आपको ऑफर देता है सेटलमेंट का। सो सेटलमेंट कोई एक एक कंसोलिडेटेड प्रोसेस नहीं है इसकी, मैं आपको ऐसे लिखित में बता दूं कि ये होगा, उसके बाद आपका सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट सिंपली डिपेंड करता है कि बैंक जब आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे, अच्छा डिस्काउंट मतलब 75% तक मैं बोलूंगा कि पर्सनल लोन के मामले में और क्रेडिट कार्ड के मामले में अगर 85% तक आपको डिस्काउंट दे रहा है, लाइक बैंक को आपसे लेने हैं 100 रुपए और बैंक सिर्फ 25 रुपए में ही अब ले दे के मामला खत्म करना चाहता है, तो पर्सनल लोन के क्षेत्र में या अनसिक्योर्ड लोन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा अमाउंट है। और क्रेडिट कार्ड के मामले में अगर बैंक बोलता है कि भाई 15 रुपए दे दो, 100 मुझे नहीं चाहिए प्रिंसिपल का, आपसे मेरे को प्रिंसिपल इतना मिलना है, तो आप 100 की जगह मेरे को 15 दे दो तो हम सेटल कर लेंगे। सो इसको एक अच्छा डिस्काउंट माना जाएगा। डिस्काउंट डिपेंड करता है गाइस कि आपका एसएमए कितना में है केस। एसएमए हम बोलते हैं गाइस स्पेशल मेंशन अकाउंट, मतलब पहला महीने जब आपका ईएमआई बाउंस होता है वो एसएमए 0 होता है, दूसरा हो गया एसएमए 1, एसएमए 2 मतलब स्पेशली मेंशन अकाउंट उस अकाउंट को बोलता है जिसके ऊपर बैंक की कड़ी निगाह रहती है, इसलिए कि उस पर्टिकुलर अकाउंट से बैंक पैसा नहीं रिकवर कर पा रहा है। सो जितना पुराना एसएमए होगा उसके बाद राइट ऑफ होता है गाइस, विंटेज 1 तक जाता है केस। विंटेज 1 हो गया 12 मतलब 1 साल या 12 महीने पुराना केस। सो V1 तक जब चला जाता है गाइस, तो बैंक को अल्टीमेटली 6 महीने से 1 साल के अंदर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, एक अच्छा सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा बैंक की तरफ से। लेकिन उससे ज्यादा भी अगर बैंक खींचता है तो और अच्छा है, क्योंकि बैंक अब परेशान हो चुका है, अब थक चुका है उसको। अब इसका मतलब यही है गाइस कि आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, अदरवाइज सेटलमेंट का ऑफर तो आपको 6 महीने बाद से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो और आप थोड़ा केस को खींचोगे, आप पैसे हो सकता है आप इकट्ठे कर रहे होगे, उसके बाद आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बोलूंगा गाइस, जो आप लोग हो सकता है बहुतों को नहीं पता है। जैसे ही 3 साल अगर बैंक आपके ऊपर कोई केस नहीं करता, मतलब जो भी लीगल एक्शन है, बैंक के पास 3 साल का ही टाइम है स्टार्टिंग फ्रॉम योर एनपीए, जब से आपने आपके अकाउंट को एनपीए में डाला गया उससे लेकर 3 साल तक ही बैंक के पास टाइम है कि अगर वो कानूनन कोई कार्रवाई करना चाहिए, सिविल केस हो 138 या सेक्शन 25 या कोई भी केस आपके ऊपर बैंक डालना चाहे तो 3 साल में ही वो कर सकता है। उसके बाद गाइस बैंक केस भी नहीं कर सकता। जी हाँ गाइस, बैंक उसके बाद आपके ऊपर केस भी नहीं कर सकता। तो सेटलमेंट का सीधा सा तरीका यही है गाइस कि आपको इस बीच जो आपका अकाउंट है, जो भी आपका लोन अकाउंट है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करना। आपको जस्ट बैंक को एक प्रायर नोटिस अब दे देना है। अगर रिकवरी एजेंट्स बहुत हैरेस कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो प्रायर आप नोटिस देके बोलिए कि ये सारा अगर हैरेसमेंट कंटिन्यू रहा तो मैं आरबीआई में कंप्लेन करूंगा, sachet.com में कंप्लेन करूंगा। सारा एविडेंस आपके पास रहना चाहिए इन फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो सारा आप टैग कीजिए। साथ में बैंक के ऑफिशियल मेल आईडी और उनके नोडल ऑफिसर को भी आप टैग कीजिए। ये सारा हम सीखेंगे वीडियो में धीरे धीरे। तो मैं जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा और जब हम लोग लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करेंगे 500 सब्सक्राइबर के बाद, मैंने जैसे प्रॉमिस किए, तो ये मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, एक एक केस लेकर, एक एक क्लाइंट से लाइव बात करके। सो सेटलमेंट का सीधा आपको यही रास्ता अपनाना है कि 3 महीने हो गए उसके बाद आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको और थोड़ा वेट करना है। या अगर आपके पास पैसे हैं उतने जितने बैंक आपको ऑफर कर रहा है, अगर आप संतुष्ट हो उसमें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छा वेवर चाहिए, तो आप थोड़ा अपने केस पे टाइम लीजिए, स्टडी कीजिए और देखिए कि आप कितना सामर्थ्य रखते हैं अभी भरने का। क्योंकि वर्तमान में ऑब्वियसली आप ईएमआई इसीलिए डिफॉल्ट कर रहे हैं या लोन नहीं भर पा रहे क्योंकि आपका फिनेंशियल कंडीशन खराब है। सो फिनेंशियल कंडीशन खराब है मतलब गाइज इसके बाद आपको लोन वैसे भी नहीं मिलने वाला। सो सिविल आपका वैसे भी डाउन चला गया है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा डिस्काउंट, एक अच्छा वेवर लीजिए और अपने लोन को सेटल करवाइए और लोन वाली ज़िंदगी से कर लीजिए तौबा। मैं फिर से वीडियो से जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, अगर पैसे हैं तो पैसे प्लीज़ चुका दीजिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही आपका सिविल स्कोर भी इससे अच्छा रहेगा और मुसीबत के टाइम बैंक या एनबीएफसी से आप पैसे लेकर अपना काम चला सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है गाइज, तो मेंटली ये जो हैरेसमेंट करते हैं, रिकवरी एजेंसी करते हैं, क्योंकि बैंक जब
आपसे पैसा नहीं निकलवा पाती तो रिकवरी एजेंसी को दे देती है, और रिकवरी एजेंसीज, बहुत सारे रिकवरी एजेंसीज के पास डीआरए ट्रेनिंग होता नहीं है, सो वो अपनाते हैं हैरेसमेंट का रास्ता, और वहीं से कुछ लोग बन जाते हैं सच्चा सेवियर जो आपको सारा नॉलेज देते हैं, और वहीं से लेकिन इंसान मेंटली टूटना शुरू होता है, और कुछ इंसान टूट कर बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेता है। तो मेरा वीडियो सिर्फ उन इंसानों के लिए है। सो गाइस, उम्मीद है पसंद है एपिसोड, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज शेयर कीजिए इस एपिसोड को हर उस इंसान के साथ जिनका लोन चल रहा है, या जो फाइनेंशियली बुरे दौर से गुजर रहा है, या जो परेशान है। सो तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। सच्चा सेवियर फिर मिलेगा एक नए एपिसोड के साथ अगले किसी दिन।